अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। रात के सन्नाटे में वीरान सड़क पर चांदनी की ठंडी रोशनी में चलती हुई तेज हवाओं को चीरता हुआ फुल रफ्तार में मोटरसाइकिल अपने शहर की तरफ बढ़ाता चला जा रहा था कि दूर से सड़क के दरमियान किसी को हाथ हिलाते हुए देखकर मैंने अपना पांव ब्रेक पर रोक दिया और करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। मुझसे लिफ्ट मांगने वाला सड़क के दरमियान खड़े होकर हाथ हिलाने वाला शख्स मर्द ना था, बल्कि एक हसीनो जमील दोशीज़ा थी। सियाह नकाब में उसका चमकता हुआ हसीन चेहरा और मोटी मोटी सियाह आंखें देखकर तो मैं चंद लम्हों को तो अपने होश खो बैठा था, पलके झपकना भूल गया था। उसने भी अपनी गहरी आंखों से मेरे जिस्म का मुकम्मल जायजा लिया। रात के इस वक्त मैंने वीरान सुनसान सड़क पर किसी हसीनो जमील जवान दोशीज़ा को देखा, और जब मेरे दिमाग में मनफी ख्यालात सर उभारने लगे तो मैं खौफ और डर से कांप गया। मैंने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा कि कहीं उसके साथ कोई आदमी वगैरह तो नहीं है, कहीं ये किसी मुजरिमाना गैंग से ताल्लुक तो नहीं रखती, कहीं ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मुझे चारों तरफ कुछ दिखाई न दिया और फिर मेरा ध्यान जिन भूतों की तरफ चला गया कि इस वीराने में अकेली दोशीज़ा का क्या काम, क्या ये चुड़ैल। मेरी उड़ती हुई रंगत देखकर वो खुद ही बोली, लगता है आप मुझसे खौफजदा हैं, डर रहे हैं, घबरा गए हैं। ऐसी तो बात नहीं। मैंने अपने दिलो दिमाग में इंतशार फैलाने वाले ख्यालात को झटकते हुए कहा, आपने जाना कहाँ है? कहीं नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तो फिर आपने मुझे रोका क्यों है? न जाने क्यों उसकी बात पर एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में सवार हो गया था। असल में शहर से कुछ मंगवाना था, चलो मैं खुद ही आपके साथ चलती हूँ। हसीना के चुड़ैल के तस्वुर से ही मैं कांप रहा था, दिल धड़धड़ा रहा था। मेरी जुबान गूंग थी, सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन वो चुड़ैल न थी, उसकी आंखों में कशिश थी। उसका चमकता चेहरा देखकर प्यार भी आया था। मैंने ये सोचकर उसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया कि रास्ते में उससे उसकी कहानी पूछूंगा। वो छलांग लगाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैंने किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिया। इस दौरान चंद एक गाड़ियां गुजरी, लेकिन शायद हर किसी ने हम दोनों को मियाँ बीवी समझा हो। चलते चलते मैंने उसकी कहानी पूछी कि आप इस वीराने में रात को क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो गमगीन ज़दा अंदाज में बोली, मैं अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। 4 भाई थे जो कत्ल हो चुके हैं, माँ बाप भी कत्ल हो चुके हैं। उसकी जुबानी ये अल्फाज सुनकर मैं चौंका और जिनभूत वाला खौफ सर से उतर गया। किसने किया है उन्हें कत्ल? वो मेरे पूछने पर बोली, डाकू आ घुसे थे घर में, वो हर चीज़ ले गए। मेरे बाप ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। ये सुनकर उन्होंने हर किसी पर गोलियां बरसा दी। मैं छत पर ऊपर कमरे में मौजूद थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर एक चीख मेरे मुंह से निकली तो वो लोग मेरी तरफ ऊपर भागे, लेकिन मैंने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। मुझे चोटें तो आई थी, लेकिन मैं जान बचाकर भाग निकली थी। मैं जानती थी कि वो मेरा पीछा करेंगे। मैंने उनके चेहरे पहचान लिए थे। भागते भागते मैं कब्रिस्तान आ गई और मैं रात भर शहर के कब्रिस्तान में छुपी रही। मेरा एक एक लम्हा अंगारों पर गुजरा। खौफनाक कब्रिस्तान, भयानक सन्नाटे में मैं रात भर डरती रही थी, तड़पती रही थी। माँ बाप भाइयों की तड़पती लाशें, खून से लथपथ सहन और कमरों में बिखरी लाशें रात भर मेरे इर्द गिर्द घूमती रही। मैं रोती रही, तड़पती रही, आंसू बहाती रही। डाकुओं के उन ग्रुप को मैं पहचान तो चुकी थी, लेकिन खौफजदा थी कि वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी सहन में बिखेर देंगे। इस तरह रात गुजर गई। मैं सुबह सवेरे ही घर में आई तो वहां हर जगह खून ही खून था। जमीन खून से सुर्ख थी, तमाम लाशें गायब थी। ये मंजर देखते ही मैं चीखने के बाद गिर पड़ी। लोग आते रहे, मंजर देखते रहे और डरते हुए, खौफजदा होते हुए वापस जाते रहे कि कहीं इन तमाम लाशों के कत्ल में उन्हें भी रगड़ा न मिल जाए। उन लोगों में 2 ऐसे शख्स भी थे जिन्होंने मेरे माँ बाप भाइयों को कत्ल किया था, खून बहाया था और घर के कोने कोने को खून से रंगा था। वो मुझे घूर रहे थे कि मैंने भी उन्हें पहचान लिया था, लेकिन मैं उनकी तेज धार जैसी आंखें देखकर कांप कर रह गई थी। मैं लरस गई थी। वो लोगों को कहानी बता रहे थे कि हो सकता है इन मजलूमों को कत्ल करने वाले इनकी लाशें भी उठाकर साथ ले गए हों और उनकी लाशें दरिया में फेंक दी हों। उनकी इस बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था, क्योंकि वो ख्याल जाहिर नहीं कर रहे थे बल्कि हकीकत बता रहे थे। तब मैं भागती भागती, छुपते छुपाते, अपनी जिंदगी बचाते यहाँ आ छुपी। इस हसीना की दास्तान गम सुनकर मैं खौफजदा होकर रह गया, लरस कर रह गया। मुझे इस हसीना पर बहुत तरस आया। मेरी आंखें भी भीग चुकी थी। दास्तान ही ऐसी थी
ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ہنستی مسکراتی دوشیزہ ویرانوں کو اپنا مقدر بنائے بیٹھی تھی۔ تب میں نے کہا، آپ کو یہاں ویرانے سے خوف نہیں آتا؟ تب وہ بولی، بابو سنسان ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو انسانوں سے آتا ہے۔ خون یا قتل و غارت ویرانے نہیں کرتے بلکہ انسان کرتے ہیں۔ میں دن بھر ایک کھائی میں چھپی رہتی ہوں اور رات کو باہر آ جاتی ہوں۔ مجھے آپ سے بھی خوف آیا تھا کہ کہیں آپ بھی ان جیسے تو نہیں، لیکن آپ کے چہرے سے مجھے ایسا نہ لگا۔ آپ کے حسین چہرے سے بھلائی جھلکتی نظر آتی ہے۔ میں تو ایک ہمسفر بن کر چل پڑی ہوں، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ اس کی بات سننے کے بعد میں نے کہا، ہاں ہاں بولیں، تم ہمارے گھر آ جاؤ، تمہیں تحفظ مل جائے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ماں باپ بھائی سبھی شہزادی کہتے ہیں، اس نام سے پکارتے تھے۔ اور پھر وہ بولی، بابو مجھ پر ایک مہربانی کرنا، کیا مجھے واپس اسی جگہ پہنچا دو گے جہاں سے بٹھا کر لائے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں۔ انہی باتوں کے دوران ہم لوگ شہر آ گئے۔ اس نے رات کے سناٹے میں ہی شاپنگ کی اور دوبارہ میری موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ موٹر سائیکل ایک مرتبہ پھر ہواؤں کو چیرتے ہوئے بھاگنے لگی تھی۔ ایک حسینہ کو پیچھے بٹھائے میں فخر محسوس کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ہواؤں میں اڑتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی خوبصورت شہزادی میری ہمسفر بنے گی۔ وہ بھی پہلی ملاقات میں فری ہو گئی تھی اور پھر راستے بھر قہقہے لگانے لگی، میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے اپنے پیار میں جکڑنے لگی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے گھائل تو کر ہی چکی تھی، اب میں اس کی باتوں میں اس قدر پھنس گیا کہ منزل پر پہنچنے سے قبل ہی کہہ دیا کہ شہزادی، آپ کا یہ بابو آپ کو ضرور اپنا ہمسفر بنائے گا۔ میری اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور بولی، بابو، یہ شہزادی تو اب بھی آپ کی ہمسفر بنی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ چل رہی ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بھی اس کی بات پر ہنس پڑا تھا اور پھر یکدم اس نے مجھے رکنے کو کہا۔ میں تو نہ جانے مستی کے عالم میں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا۔ اس کی آواز پر میں نے بریک پاؤں پر دبایا اور موٹر سائیکل روک دی۔ وہ نیچے اتری اور بولی، چلو میرے ساتھ، میں آپ کو اپنا ٹھکانہ بتاؤں۔ میں اس ویرانے میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا، جیسے ہم دونوں یہاں پکنک منانے آئے ہوں، جیسے ہم دونوں صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ نہ اپنی خبر نہ گھر والوں کا خیال کہ گھر والے میرے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ اصول تھا، جب تک گھر کے تمام افراد اکٹھے نہ ہو جاتے کھانا نہ کھایا جاتا۔ میں ہر چیز کو بھولا اس کے ساتھ مزید ویرانے سناٹے میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ آگے چل کر ایک گہری کھائی آئی تو وہ بولی، یہ میرا ٹھکانہ ہے، میں یہاں دن کے اجالے میں چھپی بیٹھی رہتی ہوں۔ اس کھائی کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ بیچاری یہاں کیسے رہ رہی ہے، یہاں اسے ڈر نہیں لگتا۔ میں تو مرد ہو کر لرز گیا تھا اور وہ عورت ہو کر میں سوچوں میں غرق ہو گیا تھا اور کھائی کو بغور دیکھ رہا تھا اور شہزادی سے باتیں کر رہا تھا کہ تم اس بھیانک اور خوفناک جگہ میں کیسے رہ رہی ہو۔ لیکن شہزادی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو شہزادی غائب تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا جسم کانپنے لگا، پسینہ نہر کی طرح بہنے لگا، خوف و ڈر سے آنکھیں پتھرا گئیں، ہونٹ ایسے بند ہو گئے جیسے میں کبھی بولا ہی نہ تھا۔ ابھی میں اپنی بدلی کیفیت درست بھی نہ کر پایا تھا کہ بھیانک قہقہے سنائی دینے لگے۔ بھیانک اور خوفناک قہقہوں کی آوازیں سنتے ہی میں خوف سے بے ہوش ہونے والا تھا کہ دور سے شہزادی آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی دل کو سکون ہوا۔ جب وہ قریب آئی تو میں اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں موت کے شکنجے سے نکل کر آیا ہوں، موت کی باہوں سے خود کو چھڑا کر یہاں آیا ہوں۔ میری اڑی رنگت دیکھ کر شہزادی بولی، آپ کا چہرہ ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے آپ خوفزدہ ہوں، ڈر گئے ہوں۔ لیکن میں اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا۔ ابھی تک میری زبان حلق سے چپکی ہوئی تھی، گلا خشک تھا۔ ڈر اور خوف سے دھڑکنے والی دل کی آوازیں ابھی بھی مجھے کنپٹیوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے میرے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جن بھوت۔ ابھی بمشکل یہ الفاظ زبان سے ادا کیے ہی تھے کہ وہ قہقہے لگا کر ہنسنے لگی۔ بابو، میں 2 سال سے یہاں بسیرا کیے ہوئے ہوں اور ایک رات بھی مجھے ایسی آوازیں سنائی نہیں دی۔ یہ آپ کا وہم تھا، آپ صرف رات کے سناٹے سے خوفزدہ ہیں یا پھر زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے مقامات پر آئے ہیں۔ شہزادی، مجھے وہم نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ یکدم لمحوں میں اتنی دور کیسے جا پہنچی تھی؟ او میری جان، آپ تو خیالوں کی دنیا میں مست تھے اور میں موٹر سائیکل پر اپنا سامان بھولائی تھی، اب لے کر آ رہی ہوں۔ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی اور میں سوچوں میں غرق تھا کہ اب گھر کیسے پہنچوں گا۔ اس خوفناک ویرانے میں بھیانک آوازیں پیدا کرنے والی اگر اپنے اصلی روپ میں سامنے آ گئی تو کیسے گھر پہنچوں گا؟ میرا تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابو؟ بابو نام اس کی زبان سے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام بھی نہ بتایا کہ یہ مجھے بابو ہی کہے۔
शहजादी सच पूछो तो मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, दिल घबरा रहा है। चलो मेरे साथ इस वीराने से निकलकर मेरे घर आ जाओ। असल बात तो ये थी कि मैं अगर उसे कहता कि मुझे रास्ते भर में खौफ आता रहेगा, इसलिए उसे साथ ले जाना चाहता था। इसलिए मैंने बात को दूसरा रंग दे डाला था। मेरी बात सुनकर वो बोली, पहले आप अपने घर वालों से बात करें, फिर मैं आपके साथ चली जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप रात यहीं रहें, मैं आपको यहाँ के तमाम वीराने की सैर करवाती हूँ, आपके दिल के खौफ को ख़त्म करती हूँ। लेकिन मैं जानता था कि मेरे घर वाले शिद्दत से मेरे मुंतज़िर होंगे, इसलिए मैं ना रुका और वापस चल पड़ा। मैंने मोटरसाइकिल को किक लगाई तो किक ना लगी, ऐसे लगा जिसे किक को जाम कर दिया गया था। ये देखकर मेरा रंग उड़ गया था। शहजादी को देखा तो वो भी शायद नीचे खाई में चली गई थी। मैं अकेला ही पसीने से भीगते हुए धड़कते दिल के साथ आंखों में खौफ लिए मोटरसाइकिल से सर खपाता रहा, लेकिन कामयाबी ना हुई। किक टच से मस ना हुई तो मैंने उसे थोड़ा सा घसीटा, लेकिन मोटरसाइकिल के दोनों व्हील भी जाम थे। यह देखकर मैं मोटरसाइकिल को वहीं फेंककर दोबारा खाई की तरफ भागा ताकि शहजादी को साथ मिला लूं। भागते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे गर्दन से पकड़ना चाहता हो। पीछे भागते कदमों की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थी। दिल इस कदर जोर से धड़कने लगा कि जैसे अभी या तो सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा या फट जाएगा। डर खौफ इस कदर सर पर सवार हुआ कि मैं गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। होश आया तो सूरज चमक रहा था और मैं एक खाई में लेटा था। शहजादी उसी तरह सियाह नकाब ओढ़े गहरी आंखों से मुझे देख रही थी, मेरे सर के बालों पर अपने हाथ फेर रही थी। मुझे होश में आते देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबू, आपने खौफ को ज्यादा सर पर सवार कर लिया था। अगर मैं आपकी चीख की आवाज़ न सुनती तो हो सकता था कि आप रात भर वहीं पड़े रहते। मैंने चमकते सूरज को देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि शहजादी, मोटरसाइकिल को किसी ने जाम कर दिया था। लगता है वो चुड़ैल थी जो आपकी गैर मौजूदगी में कह कह लगाती रही, और मेरे पीछे उन्हीं कदमों की आहट मैंने अपने कानों से सुनी थी। वो भागती रही थी। शहजादी, वो मुझे जान से मारना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, अपने खूनी दांतों से मेरे जिस्म का खून निचोड़ लेना चाहती है। मेरी बातों पर वो मुस्कुराए जा रही थी और सिर्फ एक ही जुमला बोले जा रही थी, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो मुझे दिखाई ना देता, सुनाई ना देता। मुझे घर वालों का ख्याल आया तो मैंने कहा, मैं चलता हूँ, न जाने घर वाले किस कदर परेशान होंगे। मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा बगैर बताए घर से बाहर रहा हूँ। मैं खाई से बाहर निकला तो मोटरसाइकिल करीब ही खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक कर रह गया तो शहजादी ने मेरे चेहरे पर हैरानी वाले तासुरात पढ़ लिए और बोली, बाबू, हैरान होने वाली बात नहीं, ये मोटरसाइकिल मैं यहाँ लाई हूँ। आप कह रहे थे कि ये जाम है, लेकिन ये तो जाम ना थी। मैं इसे बड़ी आसानी से यहाँ ले आई हूँ, और जब मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी तो वो एकदम स्टार्ट हो गई। व्हील भी सही थे। अभी तक हैरानगी मेरे चेहरे पर छाई हुई थी। फिर शहजादी बोली, देख लिया, सही है ना गाड़ी? सिर्फ डर और खौफ की वजह से ये सब कुछ होता रहा है। शायद शहजादी ठीक कहती थी, लेकिन गलत मैं भी ना था। मैंने कहा, तुम तैयार रहना, शाम होते ही मैं आपको यहाँ से आकर ले जाऊंगा, और अब आपको एक लम्हे भी इस खौफनाक वीराने में नहीं रहने दूंगा। वो हाथ फेरती रह गई और मैं वीराने से निकलने के लिए तेजी से निकल पड़ा। सड़क अब वीरान न रही थी, गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। तकरीबन 20-25 मिनट बाद मैं शहर पहुंचा और सीधा घर आ गया। मेरी हालत देखकर सभी खौफजदा हो गए कि मुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें कुछ ना बताया, सिर्फ इतना कहा कि मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। मैं रात भर वीराने में रहा और बाकी कुछ भी ना बताया कि मेरे साथ क्या बीती थी। जिस्म बुखार से जल रहा था। मुझे छूते ही अम्मी बोली, बेटा, तुझे तो बहुत तेज बुखार लगता है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ नहीं अम्मी जान, बस तबीयत ठीक नहीं है। ना कुछ खाया ना पिया, अंदर कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट गया कि मुझे कोई तंग ना करे। अभी लेटा ही था कि मुझे अपने कमरे में वही कहकहे सुनाई देने लगे जो वीराने में मैंने सुने थे। यह कहकहे सुनते ही मैं दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला और सामने बने बरामदे के सतून से जा टकराया। अरे क्या हुआ है बेटा? मुझे यूं एकदम तेजी से कमरे से बाहर निकलते और सतून से टकराते देखकर अम्मी जैसे रो पड़ी। मैं फटे हुए सर पर हाथ रखे बैठा सभी को घूरने लगा। हर कोई मुझे ऐसे दिखाई देने लगा जैसे आसेबी मखलूक मुझे जकड़े हुए है। सभी मेरे हाथ पांव दबाने में मसरूफ थे। डॉक्टर आ गया था। वो मुझे मरहम पट्टी करके और जलते हुए जिस्म को देखकर बोले, इसे ठंडी पट्टियां करें, बहुत तेज बुखार है। हर कोई मेरी कैफियत और चेहरे को देखकर खौफजदा हो रहा था। मेरी आंखें सुर्ख थी, ऐसे जैसे जलते अंगारे हों। मैं भी उस लम्हे एक भूत बना हुआ था। घर वाले बार बार कमरे से बाहर निकलने का पूछ रहे थे, लेकिन मैंने असल हकीकत से किसी को आगाह ना किया।
مجھے اپنے کمرے میں چڑیل کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی چڑیل چل پھر رہی ہو۔ بھائی نے میرے کمرے کا پوری طرح جائزہ لیا لیکن انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ ڈر گیا ہے، یہ جب سے گھر آیا ہے اس کے چہرے کا رنگ روپ بدلا ہوا ہے، نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتا ہے۔ اور میں خود سوچ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے، کیونکہ میں اپنوں سے دور رہا ہوں، کیوں میں ان سب میں مل جل کر نہیں بیٹھ رہا، کیوں ان سے باتیں نہیں کر رہا۔ یہی باتیں سوچنے کے بعد میں نے خود میں ہمت کی اور بھائی سے پانی مانگا جو فوری مل گیا۔ تب میں نے کچھ سکون کا سانس لیا اور پھر بخار کی حالت میں گھر کے صحن میں گھومنے پھرنے لگا۔ چڑیل کے قہقہوں کا ڈر دل و دماغ سے نکلنے لگا۔ جب کچھ صحت بحال ہوئی تو میں کمرے کی بجائے چھت پر چلا گیا اور اوپر کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ شہزادی سے متعلق کیسے بات کروں، کیسے انہیں رضامند کروں کہ شہزادی ویرانے میں تنہا ہے۔ وہ خوف کی دنیا میں رہ کر اکیلی ہی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جہاں میں ایک رات نہیں گزار سکا وہاں وہ 2 سال سے رہ رہی ہے۔ میں ابھی یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ باہر بہت بڑا طوفان آ گیا۔ آندھی چلنے لگی، دروازے اور کھڑکیوں کے پٹ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، پردے لہرانے لگے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں اٹھا اور دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا، لیکن اب ہوا کے تیز جھونکے کمرے میں نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ اور پھر اس طوفان میں بند کمرے کا دروازہ بھی کھٹکنے لگا، ایسے جیسے کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ دل میں خیال آیا کہ امی ہوں گی جو میری وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ میں بستر سے اٹھا، دروازہ کھولا تو باہر کوئی شخص نہ تھا، نہ امی نہ بہن بھائی۔ میں خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر نکلا، تمام چھت کا جائزہ لیا۔ طوفان لمحوں میں ختم ہو گیا تھا، اب پہلے والا موسم تھا۔ میں حیران و پریشان تھا کہ کمرے کا دروازہ کون پیٹتا رہا ہے، لیکن کسی کو بھی میں چھت پر نہ پا کر نیچے اتر آیا اور آتے ہی چیخا، میرے کمرے کا دروازہ کون پیٹ رہا تھا؟ یہ سن کر سبھی حیران و پریشان رہ گئے تھے کہ اگر کوئی دروازہ پیٹتا تو ان کو بھی آواز آتی۔ دوسرا اوپر کوئی گیا بھی نہ تھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے تاکہ وہ سکون اور آرام سے لیٹا رہے۔ میری بات سن کر ماں بولی، بیٹا اوپر تو کوئی بھی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ جب طوفان آیا تھا، آندھی چلی تھی، تب میں نے دروازہ بند کیا تھا۔ بیٹا کیسا طوفان، کیسی آندھی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ بات کیا ہے؟ رات بھر کہاں رہے ہو؟ یہ باتیں سن کر مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میں سائے کی لپیٹ میں ہوں۔ وہی قہقہے لگانے والی چڑیل مجھ پر سوار ہو گئی ہے۔ تب میں گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں ٹال مٹول کرتا رہا، پھر تمام کہانی اور شہزادی کے بارے میں ہر بات سے آگاہ کیا۔ میری کہانی سن کر میرے دوست خوفزدہ ہو گئے اور ایک بزرگ کے پاس لے کر مجھے گئے۔ انہوں نے مجھ پر دھمکیاں پھونکے ماری تو کچھ ہوش آیا، اور جب میں نے شہزادی کو یہاں لانے کے لیے کہا تو وہ بھی میری طرح ڈر گئے۔ ان کے بھی رنگ اڑ چکے تھے اور وہ بولے، خود کو خوامخواہ جنجال میں نہ پھنساؤ بچے، نہ جانے اصل حقیقت کیا ہو۔ میں نے کہا وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے اس کی باتوں پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ وہ بالکل اکیلی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، انسانوں سے خوفزدہ ہے، اسے سہارا چاہیے، پیار چاہیے۔ دوست بولے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم غلط کہتے ہو، لیکن یہ دنیا والے، تم تو جانتے ہو نا۔ ارے دنیا والوں کو چھوڑو یار، مجھے کسی کی زندگی کو بچانا ہے، کسی کو غموں سے نکال کر خوشیاں دکھانی ہیں۔ پھر وہ کافی سوچ بچار کے بعد کہنے لگے، اچھا جاؤ، اگر تمہاری حسینہ تمہارے ساتھ آتی ہے تو لے آؤ، لیکن جو تم نے چڑیل والی باتیں بتائی ہیں اس کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتانا، اور پھر میں خوشی خوشی موٹر سائیکل لیے سڑکوں پر بھاگنا شروع کر دیا۔ بخار مجھے ابھی بھی تھا، لیکن اب مجھے اپنی فکر نہ تھی، شہزادی کی فکر تھی۔ وہ بیچاری نہ جانے کب سے ویرانے میں حیوانوں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ آدھے گھنٹے تک میں اس ویرانے میں جا پہنچا اور پھر سڑک سے اتر کر موٹر سائیکل کا رخ ویرانے میں کر لیا اور پھر سیدھا کھائی کے قریب جا کر رکا۔ میں نے موٹر سائیکل کا ہارن بجایا تو نیچے سے شہزادی اوپر آئی۔ چہرے پر سیاہ نقاب ویسے کا ویسا تھا، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ سو رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی وہ مسکراتے ہوئے بولی، بابو آ گئے؟ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ اب تم دوبارہ یہاں نہیں آؤ گے، کیونکہ کل جو تمہاری حالت تھی کچھ بات ظاہر کر رہی تھی۔ شہزادی کی بات سن کر میں نے کہا، تم سے وعدہ کیا تھا، اسے پورا تو کرنا تھا۔ دوسرا رہی خوف والی بات تو یہ میرا وہم نہیں ہے، حقیقت ہے، 100% حقیقت، کیونکہ میں نے گھر میں بھی اس چڑیل کے قہقہوں کی آوازیں سنی ہیں۔ ایک طوفان آ چکا تھا، کھڑکیوں کے دروازے ٹوٹتے دیکھے ہیں، اور پھر دروازے پر دستک ہوتی بھی سنی تھی۔
शहजादी ये मेरा वहम नहीं हकीकत है। तुम में ना जाने इतना हौसला कैसे है, न डरती हो, न गमगीन होती हो, न खौफजदा होती हो, परेशान रहकर भी कह कहे लगाती हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जो लेना है पकड़ो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अभी और इसी वक्त चलो। सच बाबू? शहजादी की आंखें चमक उठी थी। हाँ हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वो नीचे खाई में उतरी और एक बैग पकड़ा और कहा, बाबू देखो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक वादा करो कि मुझे दोबारा इन तन्हाइयों में नहीं छोड़ोगे। दोबारा तो आंखों में आंसू नहीं भर दोगे, हमेशा अपने पास रखोगे, अपने करीब रखोगे, जुदा तो नहीं होगे मुझसे। कहीं घर वाले मुझे धुतकार तो नहीं देंगे, घर से निकाल तो नहीं देंगे। उसकी भीगी आंखें देखकर मेरी आंखों में भी नमी तैरने लगी थी। शहजादी मैं तो तुमको इन वीरानों से निकालना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इंसानों में रखना चाहता हूँ। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें दोबारा यहाँ फेंक दूँ? ये सुनकर वो मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल की किक पर पाँव रखा तो रात की तरह वो फिर जाम थी और दोनों व्हील भी जाम हो गए थे। ये देखकर एक मर्तबा फिर मेरे चेहरे पर खौफ उभरने लगा था, लेकिन दिन का उजाला था। मैंने खौफ को ज्यादा खुद पर सवार न होने दिया और शहजादी से कहा, देखो अब तुम खुद, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था ना मेरी बातों का? तुम मजाक समझ रही थी, वहम कह रही थी, अब खुद ही देख लो। लेकिन जब शहजादी ने मुझसे मोटरसाइकिल पकड़ी तो वो चलने लगी। ये देखकर वो कह कहे लगाकर हंसने लगी और मैं हैरानी और परेशानी में मुंह लटका उसे देखता रह गया। अब बोलो, तुम्हारा वहम है कि नहीं? आपसे कहा है ना, मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया और तुम कहते हो हाँ हाँ मेरा वहम है, तुम सच्ची हो। मैंने बात को तूल ना दिया और मोटरसाइकिल पर बैठ गया। किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो मेरे पीछे बैठ गई। अभी हम चंद कदम ही चले होंगे कि मुझे मोटरसाइकिल दोबारा जाम होते दिखाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे मोटरसाइकिल पर उस चुड़ैल ने दोबारा गिरफ्त हासिल कर ली हो। फिर एक धमाका हुआ और पिछला व्हील फट गया। सारा टायर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बिखर गया जैसे व्हील शीशे का बना हुआ हो। जैसे शीशा टूटकर बिखरता है, टायर भी बिल्कुल उसी तरह बिखरा था। टायर का जर्रा जर्रा हो गया था। यह मंजर देखते ही मैं खौफजदा हो गया। शहजादी मेरी हालत का जायजा ले रही थी। वो मेरी उड़ी रंगत देखकर न जाने क्या सोच रही थी। मैंने कहा, शहजादी किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। नहीं, वो डाकू किसी भी वक्त मुझे पकड़ लेंगे। मैं लोगों के सामने नहीं जाती। आप जाएं और टायर ट्यूब ले आएं, मैं इंतजार करती हूँ। शहजादी सच कह रही थी, उसको जान का खतरा था। मैं अकेला ही सड़क की जानिब चल पड़ा। शहजादी नीचे दोबारा खाई में उतर गई। शायद वो दुनिया वालों की नजरों से दोबारा छुप कर बैठ गई थी। मुझे एक मर्तबा फिर उस वीराने से वही कहे उभरते सुनाई देने लगे। मैं सरपट भागा और सड़क पर जाकर रुका। अभी मैं वहीं खड़ा ही हुआ था कि एक वैन आ गई। मैं उसमें बैठ गया, लेकिन सफर के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा गिरेबान पकड़कर खींच रहा हो, मेरा गला दबा रहा हो। वहीं बैठे बैठे मेरी हालत गैर होने लगी थी। चेहरे की रंगत उड़ गई थी। लोग भी मेरी हालत देखकर हैरान हो रहे थे। मेरी जुबान भी गुंग थी, बोला ना जा रहा था, गला खुश्क था। मैंने शहर पहुंचकर शुक्र अदा किया। नीचे उतरते ही दोस्तों के पास पहुंचा। वो मेरी डरी और उड़ी रंगत देखकर समझ गए कि मैं खौफजदा हूं। अरे शहजादी को नहीं लाए? एक दोस्त ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। तो जवाब में मैंने मोटरसाइकिल वाली तमाम कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर वो कांप कर रह गए और बोले, तुम्हें कहा था ना कि खुद को इस जंजाल में न डालो। हाँ हाँ मैं आशिक हूं उसका, उसे यहाँ लाना है, उसे अपनाना है। वो मेरी बात सुनकर बोले, हम तुम्हें उसे लाने से मना नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। हम चलते हैं तेरे साथ। उनकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई कि चलो इनका साथ रहेगा तो वो चुड़ैल खौफजदा न कर सकेगी। ठीक है, मैं अभी दुकान से टायर ट्यूब ले आता हूँ, तुम सब तैयार रहना। अरे वो बाद में ले आना, पहले घर जाओ। घर से फ़ोन आया था, हमने कह दिया कि बुखार था, उसे डॉक्टर के पास गया है। और तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, सिर्फ बुखार का बताया है। यार तुम्हें हम लोगों पर एतमाद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, एतमाद तो है, लेकिन मैं जानता हूँ अपने घर वालों को। लम्हों में ही परेशान हो जाते हैं मेरी हालत देखकर। उन सबको जैसे सख्ता हो गया था। यार अच्छे भले थे तुम, ये किस चक्कर में फंस गए हो? 2 दिन में ही आधे रह गए हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, जान जाती है तो जाए, लेकिन अब उस शहजादी को यहाँ लाना है, उसकी ज़िंदगी बचानी है, उसे अपना बनाना है, अपनी दुल्हन बनाना है। वो कहती है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उसकी आंखें बताती है कि वो बहुत खौफजदा है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहती। अच्छा पहले मैं घर से चक्कर लगाऊं, फिर चलते हैं। जब मैं घर गया तो सभी को परेशान पाया।
वो वजह पूछते रहे, लेकिन मैं उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर उन्हें मुतमईन करता रहा और यह कहकर घर से बाहर निकल आया कि कल से काम नहीं किया। आज रात को काम करना है, इसलिए घर नहीं आ सकूंगा, मेरा इंतज़ार न करना। मैं सीधा दुकान पर गया, नए टायर ट्यूब खरीदे। दोस्तों के पास जाने का ख्याल आया कि हो सकता है कि दोस्तों को देखकर शहजादी सामने ना आए, छुपी बैठी रहे और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रह जाएं कि तुम पर भूत सवार हो गया है और कुछ नहीं। यही सोचकर मैं दोस्तों की बजाय वैगन में बैठकर उसी वीराने में जा उतरा। तकरीबन असर का वक्त था जब मैं उस वीराने में पहुंचा था। मैंने शहजादी को अपना मुंतजिर पाया था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है आप आ गए, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि अब की बार भी नहीं आएंगे। जवाब में मैं हंस पड़ा। फिर हम दोनों ने मिलकर टायर ट्यूब बदले। शाम हो गई थी। शहजादी बोली, मैं जानती हूँ कि आपने सिर्फ मेरी वजह से ये सब किया है। तुम इतनी मुसीबतों से दो चार हो, क्यों खुद को जंजाल में फंसा रहे हो? शहजादी, मैंने कह दिया ना कि आपको यहाँ से हर हाल में लेकर जाना है। तुम्हें अपनाना है, तुम्हारे दुखों को खुशियों में बदलना है, तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना है। लेकिन अब मैं तुम्हें दोस्तों के यहाँ लेकर जाऊंगा। अरे ना बाबा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं तो पहले ही डरी हुई हूँ और न जाने आपके दोस्त कुछ नहीं कहेंगे आपको, बल्कि आपको देखकर खुश होंगे। वो मेरे पुराने बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे है। अच्छा चलो बैठो, कहीं वो चुड़ैल कहीं दोबारा ना आ जाए। चुड़ैल का नाम सुनते ही शहजादी हंसने लगी। लगता है आप पर चुड़ैल का भूत पूरी तरह सवार हो गया है। कदम कदम पर उसका जिक्र छेड़ देते हैं। क्या चुड़ैल पर आशिक तो नहीं हो गए? क्या उसे दिल में तो नहीं बसा लिया? अरे गोली मारो उसको, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे हुस्न पर दिल फेंक चुका हूँ, तुम्हारा आशिक हो चुका हूँ, तुम्हें दिल में बसा चुका हूँ, अपनी आंखों में सजा चुका हूँ। मैं इस बार बिल्कुल बेतकल्लुफाना अंदाज में बोले जा रहा था तो वो भी हंस पड़ी। बाबू, आपने मुझ में क्या देखा है? सिर्फ आंखें ही देखी हैं, चेहरा तो देखा नहीं। तो फिर चेहरा कैसे अपनी आंखों में समा लिया? उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। वो वाकई सच कहती थी, क्योंकि आंखों के अलावा चेहरे का कोई भी हिस्सा दिखाई न देता था। लेकिन मैं भी हारना नहीं चाहता था। कहा, शहजादी, तुम्हारी झील जैसी आंखें, कोयल जैसी आवाज, मिठास भरे वो कहकहे देखने सुनने के बाद अंदाजा लग गया है कि तुम्हारा चेहरा भी हसीन और दिलकश होगा। तुम्हारे गोरे गोरे हाथ पांव बताते हैं कि तुम बहुत हसीन हो। और वैसे भी अब मैं तुम पर मर मिटा हूं, तुम्हारे जाल में फंस चुका हूं। इस जाल से अब बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, तो यूं कहे ना कि मेरे प्यार ने आपको जकड़ लिया है। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ऐसा ही है। फिर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम चल पड़े। एक मर्तबा फिर मोटरसाइकिल भारी हो गई। व्हील जैसे दोबारा जाम होने लगे थे तो मैंने डरते डरते खौफजदा होते हुए कहा, शहजादी, वो फिर आ गई है। उसी ने मोटरसाइकिल पर कब्जा जमा लिया है। अंधेरा भी फैल रहा था। शहजादी बोली, बाबू बस चलते रहें, डरने की जरूरत नहीं। अगर डरोगे तो घर तक कैसे पहुंचेंगे? मैंने मोटरसाइकिल को फुल रेस दे दी, लेकिन मोटरसाइकिल ऐसी आवाजें निकाल निकाल कर चल रही थी कि साइकिल वाले भी हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे में हम शहर के करीब पहुंचे तो मोटरसाइकिल एकदम भागी। तब मैंने सोचा कि अब चुड़ैल शायद वापस मुड़ गई है। उसकी गिरफ्त में से अब मैं बाहर हो गया हूँ। मैं शहर पहुंचकर सीधा दोस्तों के घर गया। मैंने मोटरसाइकिल रोकी, शहजादी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं। वो बोली, आपके होते हुए मुझे डरने की क्या जरूरत है? मुझे आप पर पूरा एतमाद और भरोसा है। मैंने दरवाजा खटखटा दिया। एक तो दोस्त बाहर निकला। मैंने मोटरसाइकिल अंदर की तो शहजादी भी अंदर दाखिल हो गई। बाकी दोनों दोस्त भी आ गए। वो मुझे खुश देखकर बोले, अरे आज बहुत खुश हो, लगता है आपकी शहजादी आपको मिल गई है। उनकी इस बात ने मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए थे। यार, मिल नहीं गई, साथ भी आई है। कहाँ है? वो तीनों बाहर की तरफ भागे। पूरी गली में देखो और फिर कमरे में आते ही बोले, क्यों मजाक कर रहे हो? कहाँ है वो? उनकी बातें मुझे मुसलसल शशोपंज में डाले जा रही थी। करीब खड़ी शहजादी को देखकर भी वो अनजान बने हुए थे। मैं समझ गया कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं और ऐसी बातें करके ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि मैं वाकई साई की लपेट में हूँ, चुड़ैल मुझ पर सवार है। चलो सलाम करो शहजादी को। मैंने अपने चेहरे के तेवर बदले। यार, वो दिखाई दे तो हम सलाम करें ना। उनकी इस बात पर शहजादी कहकहे लगाने लगी। ये वही कहकहे थे जो मुझे वीराने में घर में सुनाई देते थे। इसके साथ ही शहजादी ने अपना नकाब भी हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकली और फिर मैं कहाँ था, मुझे कुछ होश नहीं। मुझे होश उस वक्त आया जब मैं अपने घर वालों और दोस्तों को मैंने एक अस्पताल में अपने ऊपर झुका हुआ पाया। उन्हें देखकर शहजादी का चेहरा दोबारा मेरी नज़रों के सामने घूमा तो एक मर्तबा फिर मेरे मुंह से चीख निकल गई, लेकिन इस बार मैं बेहोश ना हुआ था।
मैं अपने दोस्त के गले से लगा हुआ था। बेटा तुम ठीक तो हो? माँ की भीगी आंखों के साथ कपकपाती जुबान से ये अल्फाज सुनकर मैं सिर्फ देखता ही रह गया था और रोता रह गया। फिर मैं 3 दिन अस्पताल में रहा। शहजादी की सिर्फ खूबसूरत आंखें ही थीं। नकाब में पोशीदा चेहरा न था, न उसकी नाक थी, न होंठ, न दांत, कुछ नहीं, सिर्फ आंखें और सर था। हर कोई सच कहता था कि मैं साई की लपेट में हूँ। शहजादी इंसान न थी, चुड़ैल थी। मैं किसी औरत पर आशिक न हुआ था, बल्कि एक आधे चेहरे वाली चुड़ैल पर आशिक हुआ था। मुझे अक्सर घर में से कहकहों की आवाज़ें आती रहती, चीज़ों के उड़ने बिखरने की आवाज़ें आती रहती। लेकिन जब एक बुजुर्ग ने तावीज़ दिया तो दोबारा शहजादी दिखाई न दी, ना कहकहों की आवाज़ें सुनाई दी। ये 10 साल पुरानी बात है। अगर शहजादी उस दिन सड़क किनारे एकदम भयानक रूप में आ जाती और मेरी गर्दन दबा देती, मेरे जिस्म को हड़प कर जाती, तो उसने सच कहा था कि मैं उसे अपना ना सकूंगा, दोबारा उन्हीं वीरानों में तन्हा छोड़ूंगा। मोटरसाइकिल का बंद हो जाना, भारी हो जाना, ये सब शहजादी के कारनामे थे। आज भी शहजादी की सूरत ख्यालात में, तसव्वुरात में सामने आती है तो मैं कांप जाता हूँ। अगर वो अपने भयानक रूप में ना आती तो हो सकता था कि मैं तमाम जिंदगी उसका दीवाना बने गुजार देता और सारी जिंदगी उसकी हसीन यादों में गुजार देता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।